हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विश्वकर्मा लर्निंग हब। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम सब लोग अध्ययन करेंगे विज्ञान का अगला चैप्टर है जीव जगत, जो सुपर टेट की तैयारी की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कल हम लोगों ने पढ़ा था इससे पहले वाला चैप्टर पढ़ा था दोस्तों, तंतु से वस्त्र तक। इसी के आगे कड़ी में अगला चैप्टर है जीव जगत, जो कि सुपर टेट की तैयारी की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है सजीवों के लक्षण, सजीव एवं निर्जीव में अंतर क्या होता है, कोशिका एवं सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय पढ़ना है, सजीवों का वर्गीकरण पढ़ना है, पौधों के विभिन्न भागों की संरचना व कार्य पढ़ना है दोस्तों, पौधों के विभिन्न अंगों का रूपांतरण पढ़ना है। चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं सजीवों के लक्षण। सजीवों के लक्षण क्या होते हैं? सभी जीवों में पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, संवेदनशीलता जैसी क्रियाएं अनवरत होती रहती हैं। इन्हें हम जैविक क्रियाएं कहते हैं। इसमें दोस्तों देखते हैं पोषण क्या है, पोषण कैसे होता है। शरीर को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। हम जानते हैं कि हरे पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड तथा मिट्टी से जल प्राप्त करके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। इसलिए ये पौधे स्वपोषी पौधे कहलाते हैं। बने हुए इस भोजन को पौधे फूल, फल, बीज, जड़, तना तथा पत्ती आदि में संग्रहित करते हैं। कुछ जंतु अपना भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। उन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं, जैसे बकरी है, हिरन, चूहा आदि। कुछ जंतु शाकाहारी जंतुओं को अपना भोजन बनाते हैं, वह मांसाहारी जंतु कहलाते हैं, जैसे शेर, चीता, बिल्ली आदि। ऐसे जीव जो अपना भोजन पेड़ पौधे एवं अन्य जंतुओं अर्थात दोनों स्रोतों से प्राप्त करते हैं, उन्हें सर्वाहारी जंतु कहा जाता है, जैसे मनुष्य है, काकरोच है आदि। फिर देखते हैं श्वसन प्रक्रिया क्या है। इस क्रिया में सभी जीव, जंतु तथा पौधे ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। सांस लेने पर वायु के साथ ऑक्सीजन गैस शरीर के अंदर फेफड़ों द्वारा ग्रहण की जाती है। ऑक्सीजन द्वारा भोजन का ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। इस ऊर्जा का उपयोग हम दैनिक कार्य में करते हैं। भिन्न भिन्न प्राणियों में श्वसन अलग अलग अंगों द्वारा होता है। जैसे मनुष्य में फेफड़ों द्वारा होता है, मछली में गलफड़ों द्वारा होता है, पानी में रहने वाले मेढक में त्वचा द्वारा तथा जमीन पर रहने पर फेफड़ों द्वारा होता है। उत्सर्जन पढ़ते हैं दोस्तों। उत्सर्जन क्या होता है? जैविक क्रियाओं जैसे पाचन एवं श्वसन आदि के फलस्वरूप सभी जीवों के शरीर में अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। ये शरीर के लिए अनावश्यक और हानिकारक होते हैं। इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर के बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। जंतुओं के उत्सर्जी पदार्थ मल, मूत्र, पसीना तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसें आदि हैं। उत्सर्जन क्रिया पौधों में भी होती है। गोंद, रबर, रेजिन, टैनिन आदि पौधों के उत्सर्जी पदार्थ हैं। फिर दोस्तों पढ़ते हैं संवेदनशीलता क्या होती है।
देखा होगा कि अचानक पटाखे की आवाज होने से पेड़ पर बैठे पक्षी उड़ जाते हैं। यदि किसी गर्म वस्तु पर आपका हाथ पड़ जाता है तो उसे आप तुरंत हटा लेते हैं। मनपसंद पकवान देखने पर मुंह में आप पानी आने लगता है अथवा खाने की इच्छा जागृत हो जाती है। इस जीवों में परिवर्तन के प्रति अनुक्रिया प्रदर्शित करते हैं। पटाखे की आवाज, गर्म वस्तु तथा मनपसंद पकवान उद्दीपन है। पक्षियों का उड़ जाना, हाथ को हटा लेना तथा मुंह में पानी आना इनकी अनुक्रिया है। किसी भी उद्दीपन के प्रति शरीर द्वारा की गई अनुक्रिया ही संवेदनशीलता है। पौधे भी उद्दीपन के प्रति संवेदनशील होते हैं। जैसे छुई मुई का पौधा, जिसको हम लोग लाजवंती का पौधा भी कहते हैं, ये तो आपका था संवेदनशीलता। फिर आते हैं वृद्धि, देखते हैं। वृद्धि क्या है? मुर्गी के अंडों से चूजा निकलता है जो धीरे धीरे बड़ा होकर वयस्क हो जाता है। इस प्रकार बीज अंकुरित होकर नन्हा पौधा बनता है और वृद्धि करके विशाल वृक्ष का रूप ले लेता है। प्रत्येक जीव आकार प्रकार में समय के साथ बढ़ता रहता है। यह क्रिया ही वृद्धि कहलाती है। पेड़ पौधों में वृद्धि जीवन पर्यंत होती है, जबकि जंतुओं में वृद्धि का एक निश्चित आयु तक होती है। फिर इसमें दोस्तों अगला टॉपिक है प्रजनन। प्रजनन क्या होता है? क्या आपने कभी पक्षियों के घोंसलों को देखा है? घोंसला मतलब नीड़। एक कविता भी पढ़ी होगी, नीड़ का निर्माण फिर, तो वही है घोंसला या नीड़ कहो। वह घोंसले में अंडे देते हैं जिससे छोटे बच्चे बाहर निकल आते हैं। इसी प्रकार मनुष्य, गाय, कुत्ता, बिल्ली आदि वयस्क होने पर अपने जैसे छोटे छोटे बच्चों को जन्म देते हैं। पौधों के बीज को मिट्टी में बो देने पर वह अंकुरित होकर नए पौधे को जन्म देता है। सभी जंतुओं और पौधों में अपने समान जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता होती है। इस क्रिया को ही प्रजनन कहते हैं। निश्चित जीवन अवधि के पश्चात मृत्यु एक टॉपिक है दोस्तों। जैसे अगर देखा जाए जंतु में तो पहले बीज होता है, फिर पौधा बनता है, पौधे से बड़ा होता है, फिर उससे बड़ा होगा, फिर सूख जाता है, सूखने के बाद वो फिर से मिट्टी में मिल जाता है। तो ये क्रिया आपकी निश्चित जीवन अवधि से पश्चात मृत्यु को शो करती है। इसमें सभी जंतुओं और पौधों का निश्चित जीवन काल होता है। फिर आइए दोस्तों देखते हैं सजीव तथा निर्जीव में अंतर, जो आपका इम्पोर्टेंट है। सजीवों में देखें तो इनमें पोषण की क्रिया होती है, ये श्वसन करते हैं, इनमें वृद्धि होती है, इनमें उत्सर्जन की क्रिया होती है, ये उद्दीपनों के प्रति संवेदनशील होते हैं, इनमें प्रजनन क्रिया भी होती है। दोस्तों निर्जीव में देखें तो इनमें पोषण नहीं होता है, ये श्वसन नहीं करते हैं, इनमें वृद्धि नहीं होती है, इनमें उत्सर्जन क्रिया नहीं होती है, ये उद्दीपनों के प्रति संवेदनशील नहीं होते हैं और इनमें प्रजनन भी नहीं होता है। ये दोस्तों आपका सजीव और निर्जीव का अंतर था। सजीव और निर्जीव में फिर आगे देखते हैं दोस्तों, आता है कोशिका क्या है। जीवन के ये सभी लक्षण शरीर का निर्माण करने वाली छोटी छोटी संरचनाओं से संचालित होते हैं, जिन्हें हम कोशिका कहते हैं। कोशिका के बारे में अब थोड़ा सा विस्तार से पढ़ते हैं। कोशिका एवं सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय। किसी बनते हुए मकान को आपने अवश्य देखा होगा।
जिस प्रकार छोटी छोटी ईंटों से मिलकर मकान का निर्माण होता है, ठीक उसी प्रकार जीवों के शरीर का निर्माण अनेक छोटी छोटी इकाइयों से होता है। शरीर को बनाने वाली इन छोटी छोटी इकाइयों को कोशिका कहते हैं। प्रत्येक जीवित कोशिका में जीवन की सारी जैविक क्रियाएं होती हैं, जैसे श्वसन है, पोषण है, उत्सर्जन है, वृद्धि है आदि सब अनवरत होती रहती हैं, लगातार होती रहती हैं। कुछ जीवों का शरीर केवल एक ही कोशिका से बना होता है, जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं, जैसे अमीबा आपका है, यूग्लिना है, पैरामीशियम, ईस्ट तथा जीवाणु, ये सभी एक कोश के सूक्ष्म जीव होते हैं। जीवाणुओं की सबसे छोटी इकाई जो है वो आपकी कोशिका है, जबकि शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका का होता है। फिर देखते हैं सजीवों का वर्गीकरण। दोस्तों, पृथ्वी पर असंख्य जंतु और पौधे हैं। इतने सारे जीवधारियों के सुविधाजनक अध्ययन के लिए वैज्ञानिकों ने उनकी समानता और असमानता के अनुसार समूहीकरण किया है। यह पद्धति वर्गीकरण कहलाती है। गुणों के आधार पर अलग अलग समूह बनाने की प्रक्रिया ही वर्गीकरण है। फिर देखते हैं जंतुओं का वर्गीकरण। जंतुओं को वर्गीकृत करने के अनेक तरीके हैं। नंबर 1 है संरचना के आधार पर, मेरुदंड की उपस्थिति के आधार पर, प्रजनन विधि के आधार पर, वास स्थान के आधार पर। पहले देखते हैं संरचना के आधार पर। नंबर 1 एक कोशिकीय। जिन जंतुओं का शरीर केवल एक कोशिका से बना होता है वह एक कोशिक जीव या कोशिकीय जीव कहलाते हैं। ये नग्न आंखों से नहीं दिखाई देते हैं तथा नम जलीय वातावरण में पाए जाते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना आदि। ये सब एक कोशिकीय जीव हैं। एक कोशिकीय जीव जीवन में उत्पत्ति में प्रथम जीव माने जाते हैं। फिर आते हैं बहुकोशिकीय जीव। जिन जंतुओं का शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से बना होता है वे बहुकोशिकीय जंतु कहलाते हैं। ये सामान्यतः नग्न आंखों से दिखाई पड़ते हैं, जैसे हाइड्रा, घोंघा, मछली, मेढक, मनुष्य आदि। फिर दूसरा प्रकार है मेरुदंड की उपस्थिति के आधार पर। तो अकशेरुकी जंतु और कशेरुकी जंतु दो प्रकार से बांटा गया है। तो अकशेरुकी जंतु क्या होते हैं? ऐसे जंतु जिनमें मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है उन्हें अकशेरुकी जंतु कहते हैं, जैसे कीड़े मकोड़े, तिलचिट्टा, केचुआ, घोंघा आदि सब अकशेरुकी जंतु हैं। फिर देखते हैं कशेरुकी जंतु। कशेरुकी जंतु जिन जंतुओं के शरीर में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उन्हें कशेरुकी जंतु कहते हैं, जैसे मछली है, मेढक है, गाय है, पक्षी है, ये सब कशेरुकी जंतु हैं। फिर देखते हैं प्रजनन विधि के आधार पर। प्रजनन विधि के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, अंडयुज और जरायुज। अंडयुज क्या होते हैं? अंडा देने वाले जंतुओं को अंडयुज कहते हैं, जैसे मछली, मेढक, छिपकली, सर्प, पक्षी, कीड़े मकोड़े आदि सब अंडयुज कहलाते हैं। जरायुज क्या होते हैं? बच्चे देने वाले जंतुओं को जरायुज कहते हैं, जैसे मनुष्य है, चूहा है, खरगोश है, गाय है, बकरी है आदि सब जरायुज है। फिर चौथा प्रकार है वास स्थान के आधार पर। वास स्थान का मतलब रहने के स्थान के आधार पर। तो रहने के स्थान के आधार पर जलीय जंतु, वायवीय जंतु, स्थलीय जंतु, वृक्षाश्रयी जंतु। देखते हैं चलो जलीय जंतु क्या होते हैं। जलीय जंतु आप लोगों को पता है, जल में रहने वाले जंतुओं को जलीय जंतु कहते हैं, जैसे मछली है। वायवीय जंतु अधिकांश समय तक वायु में उड़ने वाले जंतुओं को वायवीय जंतु कहते हैं, जैसे पक्षी है। स्थलीय जंतु क्या होते हैं? स्थल पर रहने वाले जंतु को स्थलीय जंतु कहते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य, बकरी आदि। वृक्षाश्रयी जंतु वृक्षों पर अधिक समय तक रहने वाले जंतुओं को वृक्षाश्रयी जंतु कहते हैं, जैसे गिलहरी है, बंदर है।
ऐसे जंतु जो जल और थल दोनों जगह रहते हैं, दोनों स्थानों पर रहकर अपना जीवन यापन करते हैं, उन्हें उभयचर जंतु कहते हैं। जैसे मेढक है, कछुआ है, ये सब उभयचर जंतु कहलाते हैं। फिर देखते हैं दोस्तों पौधों का वर्गीकरण। पौधों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया जाता है। पुष्प के आधार पर, दूसरा है आकार के आधार पर, तीसरा है आयु के आधार पर। एक नोट के रूप में लिख लीजिएगा दोस्तों, थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक, कैरोलस लीनियस को वर्गीकरण का जनक, अरस्तु को विज्ञान का जनक कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक, दूसरा है कैरोलस लीनियस को वर्गीकरण का जनक कहा जाता है, अरस्तु को विज्ञान का जनक कहा जाता है। देखते हैं पुष्प के आधार पर क्या होता है पौधों का वर्गीकरण। पुष्प के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, पुष्पी पौधे और अपुष्पी पौधे। पुष्पी पौधे पर पुष्प और फल लगते हैं, ये पूर्ण विकसित होते हैं, इनमें जड़, तना, पत्ती स्पष्ट दिखाई देते हैं। जैसे गुलाब है, सरसों है, सूरजमुखी है, आम है, कुमुदिनी है आदि आपके पुष्पी पौधे हैं। अपुष्पी पौधे क्या होते हैं? अपुष्पी पौधे का पुष्प कभी नहीं लगते हैं, अधिकतर इनमें जड़, तना तथा पत्ती का अभाव होता है। चूंकि इनमें पुष्प कभी नहीं लगते इसलिए फल भी नहीं बनते हैं। इनमें वंश वृद्धि पुष्पों के स्थान पर एक विशेष प्रकार की रचना बीजाणु धनियों में उत्पन्न होने वाले बीजाणुओं द्वारा होती है। कवक है, शैवाल है, मार्स, फर्न इसके प्रमुख समूह सदस्य हैं। मार्श एक पौधा है जो वर्षा ऋतु में दीवारों पर हरी मखमल के रूप में उगाता है। फिर देखते हैं पौधों का आकार के आधार पर वर्गीकरण। तो आकार के आधार पर पहला है पुष्पी पौधे आकार में छोटे बड़े होते हैं। आकार के आधार पर इन्हें 3 श्रेणी में बांटा गया है। पहला है शाक, दूसरा झाड़ी, तीसरा वृक्ष। तो पहला शाक का मतलब क्या है? ये 1 मीटर से कम नाप के छोटे पौधे होते हैं। इनका तना कोमल, पतला, कमजोर होता है। जैसे मक्का है, मटर है, पालक है, ये सब शाक के अंतर्गत आते हैं। फिर आती है झाड़ी आपकी। ये 1 से 3 मीटर का औसत ऊंचाई वाले कठोर तथा मजबूत पौधे होते हैं। इनका मुख्य तना स्पष्ट नहीं होता है। ये अधिक शाखित होते हैं तथा आपस में उलझ जाते हैं। जैसे गुलाब है, करेंदा है, गुड़हल है आदि। फिर देखते हैं वृक्ष। वृक्ष ये 3 मीटर से अधिक लंबे होते हैं। इनका तना मोटा, काष्ठीय, शाखित या अशाखित होता है तथा बेलनाकार या बहुभुजाकार भी होता है। ऐसे पेड़ पौधे नीम, आम, चीड़, नारियल आदि के होते हैं। तो ये तो दोस्तों आकार के आधार पर पौधों का वर्गीकरण था। फिर देखते हैं आयु के आधार पर पौधों का वर्गीकरण। पौधे जीव जंतु की आयु निश्चित होती है। उस आयु को पूरा करते ही उसकी मृत्यु हो जाती है। और कुछ पौधे का जीवन कुछ महीनों का होता है। कुछ पेड़ पौधे अनेक वर्षों तक जीवित रहते हैं। पौधों में उनकी आयु के अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। पहला 1 वर्षीय पौधे, दूसरा 2 वर्षीय पौधे, तीसरा बहुवर्षीय पौधे। 1 वर्षीय पौधे क्या होते हैं? ये पौधे 1 वर्ष में कुछ महीनों के भीतर ही फूलते, फलते और अंत में सूख कर समाप्त हो जाते हैं। उदाहरण के लिए चना है, मटर है, गेहूं है, धान है, मक्का, ज्वार, ये सब आपका 1 वर्षीय पौधे हैं। 2 वर्षीय पौधे क्या होते हैं? ये पौधे 2 वर्ष के भीतर ही अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं। पहले वर्ष में पौधे में जड़, तना तथा पत्तियां पूर्ण विकसित होकर द्वितीय वर्ष में
पुष्पन, फलन तथा बीजों का निर्माण कर नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार के पौधे बहुत ही कम होते हैं। उदाहरण के लिए इसमें केला ले सकते हैं। उदाहरण, केला आपका द्विवर्षीय पौधा है। बहुवर्षीय पौधे में देखते हैं, ये पौधे कई वर्षों तक जीवित रहते हैं। इनके संपूर्ण जीवन काल में फूल फल लगते रहते हैं। ये शाक, झाड़ी या वृक्ष तीनों की तरह पौधे होते हैं, जैसे दूब, घास, गुलाब, आम, कटहल आदि। ये बहुवर्षीय पौधे हैं। पौधे के विभिन्न भागों की संरचना एवं कार्य। पेड़ पौधों में जड़, तना, पत्तियां, पुष्प, फल अलग अलग अंग हैं। ये मिलकर पूर्ण विकसित पादप को बनाते हैं। पौधे के जमीन के अंदर का भाग जड़ तंत्र तथा जमीन के ऊपर का भाग प्ररोह तंत्र कहलाता है। जड़ के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। जड़ टॉपिक थोड़ा अच्छा है पढ़ने वाला। पौधे जड़ द्वारा जमीन पर स्थिर रहते हैं। अपने परिवेश में पाए जाने वाले कुछ पौधे जैसे चना है, मटर है एवं घास को उखाड़कर उनके जड़ों का अवलोकन करिए। इसमें आपने देखा होगा कि इनकी जड़ें जो होती हैं वो पतली, चना मटर की जड़ में एक मोटी जड़ होती है जिससे अनेक पतली शाखाएं निकली रहती हैं। ये मूसला जड़ कहलाती है। धान, घास में एक ही स्थान से अनेक शाखाएं गुच्छे के रूप में निकलती हैं। ये अपस्थानिक जड़ें होती हैं। अतः जड़ें दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक तो आपकी मूसला जड़ें, दूसरा अपस्थानिक जड़ें। मूसला जड़ें अभी बताया, जो एक मेन जड़ होती है उससे कई सारी जड़ें जुड़ी रहती हैं, वो मूसला जड़ होती है। और अपस्थानिक जड़ें जैसे घास की जड़ जो होती है वो अपस्थानिक जड़ होती है। मूसला जड़ें के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। मूसला जड़ में एक मुख्य छोटी जड़ होती है, मोटी जड़ होती है, जिसे प्राथमिक जड़ कहते हैं। मुख्य जड़ से अनेक पतली शाखाएं निकलती हैं जिन्हें द्वितीयक जड़ कहते हैं। इनसे पुनः निकलने वाली शाखाओं को तृतीयक जड़ें कहते हैं। मूसला जड़ जमीन में गहराई तक जाती है और मिट्टी में फैलकर पौधों को मजबूती से स्थिर रखती है। चना, मटर, सेम आदि में मूसला जड़ पाई जाती है। अपस्थानिक जड़ें क्या होती हैं? गेहूं, धान तथा मक्के आदि में अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं। इसमें बीजों से निकलने मूलांकुर की वृद्धि कुछ लंबाई के बाद रुक जाती है तथा तने के आधार से अनेक शाखाएं रेशा की भांति निकल आती हैं। इन्हें अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। इनको झकड़ा और रेशेदार जड़ें भी कहते हैं। जड़ें पौधे को भूमि में स्थिर रखती हैं तथा मूल रोम की सहायता से भूमि से जल तथा उसमें घुले खनिज लवणों का अवशोषण करती है। फिर दोस्तों पढ़ते हैं तना के बारे में। तना क्या है? तना पादप के रोह का सबसे दृढ़ भाग है। इसे स्तंभ भी कहते हैं। प्रारंभ में तने कोमल होते हैं। ये पुराने होकर शाक, झाड़ी या वृक्ष का रूप धारण कर लेते हैं। तने में गांठ जैसी रचना को पर्व संधि कहते हैं। निकटतम से दो पर्व संधियों के बीच के स्थान को पर्व कहते हैं। दूब, घास, मक्का, बांस, गन्ना आदि पौधों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। पेड़ पौधों में पत्तियों तक पानी तथा खनिज लवण पहुंचाने की निश्चित व्यवस्था होती है। इनके तने में पतली पतली नालियां होती हैं। इनका संबंध जड़ों से होता है। तनों के द्वारा जड़ों से पत्तियां तक जल का संवहन होता है। तना शाखाओं, पत्तियों, फूल, फल से विकसित होने के
का स्थान देता है तथा इन सब का आपस में संबंध स्थापित करता है। तने की शाखाओं पर पत्तियां इस प्रकार व्यवस्थित होती हैं कि प्रत्येक पत्ती को सूर्य के प्रकाश मिले। तना जल एवं खनिज पदार्थों के संवहन एवं भोजन स्थानांतरण का कार्य करता है। आगे देखते हैं दोस्तों, ये तो आपका तना हो गया। तना के बाद है पत्ती। दोस्त पत्ती में थोड़ा पढ़ते हैं। ये सब डाटा दोस्तों आपका सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट में सब में पूछा जाता है। एनसीईआरटी आपका लगभग सारे प्रश्नों का निचोड़ पूछा जाता है एनसीईआरटी में, और ये आप लोगों के साथ एनसीईआरटी का ही डाटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो देखते हैं दोस्तों पत्ती क्या होती है। पत्ती के बारे में पढ़ते हैं। पौधे में आप पत्ती को कैसे पहचानते हैं? पत्तियां प्रायः हरे रंग की होती हैं। पत्ती का वह भाग जिससे पत्ती तने से लगी होती है पर्णाधार कहलाता है। पत्ती का वह भाग जिससे पत्ती तना से लगी होती है उसे पर्णाधार कहते हैं। पत्ती का चपटा भाग पर्णफलक कहलाता है। पर्णफलक तथा पर्णाधार के बीच डंठल नुमा भाग को हम पर्णवृत्त कहते हैं। सामान्यतः पत्तियों के ऊपरी सतह गहरे हरे रंग की होती है, चिकनी होती है। गहरे हरे रंग द्वारा पत्तियां सौर ऊर्जा का अवशोषण करती हैं तथा चिकनी सतह से प्रकाश की अनावश्यक किरणों का परावर्तन करते हैं। निचली सतह पर खुरदरी और उभरी शिराओं का जाल दिखाई देता है। शिराओं की उपस्थिति में पूरा पर्णफलक फैला रहता है। शिराओं का जाल पत्तियों द्वारा बने भोजन को पौधे के तने तक पहुंचाने का कार्य करता है। पत्तियों की सतहों पर अनेक छिद्र, जिन्हें हम रंध्र कहते हैं, उपस्थित होते हैं। इन छिद्रों द्वारा पत्तियां श्वसन, उत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन तथा प्रकाश संश्लेषण जैसे महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। फिर आते हैं पुष्प। पुष्प के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा बहुत। पौधे का सबसे आकर्षक और महत्वपूर्ण भाग पुष्प होता है। यह पौधे के तने तथा शाखाओं से लगे होते हैं। तने की शाखाओं पर स्थित कलियाएं रूपांतरित होकर पुष्प बन जाती हैं। सामान्यतः पुष्प के 4 भाग होते हैं। पहला आपका बाह्य दल, दूसरा दल, तीसरा पुंकेसर, चौथा आपका स्त्री केसर पुष्प। पुष्प पौधे का जनन अंग है। इसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं। निषेचन के पश्चात अंडाशय से फल विकसित होता है। फल में एक या अनेक बीज होते हैं। बीज अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होकर नन्हे पौधे का निर्माण करते हैं। फिर दोस्तों पढ़ते हैं पौधे के विभिन्न अंगों का रूपांतरण। पौधे के अंग विशेष कार्यों के अनुसार कई बार रूपांतरित हो जाते हैं, जैसे जड़ों एवं तनों द्वारा भोजन संग्रह करना अथवा कमजोर तनों द्वारा आरोहण करना। भोजन संग्रह के लिए जड़ों का रूपांतरण कैसे होता है देखते हैं दोस्तों। ये सभी मूसला जड़ों के प्राथमिक जड़ों के रूपांतरण हैं। कौन? जैसे आपका मूली है, शलजम है, गाजर है, ये सभी मूसला जड़ों के प्राथमिक जड़ों के रूपांतरण हैं। इन जड़ों के आकार को ध्यान से देखते हैं। गाजर की जड़ें ऊपर की ओर मोटी तथा नीचे की ओर क्रमशः पतली होती हैं। इसे तर्क रूप कहते हैं। तर्क रूप। शलजम की जड़ें घड़े जैसी होती हैं, जिसे कुंभी रूप कहते हैं।
इससे इसी प्रकार डहेलिया और शकरकंद जैसे जड़ों को एकत्रित करके देखते हैं। डहेलिया और शकरकंद की जड़ें भोजन एकत्र होने से फूलकर कंद में बदल जाती हैं। डहेलिया की पुलकित एवं शकरकंद की कंदिल जड़ें अपस्थानिक जड़ों के उदाहरण हैं। मूली, गाजर, सलजम, शकरकंद आदि की जड़ों को हम खाते हैं। इनकी पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन इसमें इकट्ठा होता है। पौधे स्वयं भी प्रतिकूल परिस्थितियों में उस संचित भोजन का उपयोग करते हैं। भोजन संग्रह के लिए तनों में रूपांतरण। पहले दोस्तों हम लोगों ने देखा था जड़ों में रूपांतरण कैसे होता है। फिर देखते हैं भोजन संग्रह के लिए तनों में रूपांतरण कैसे होता है। आलू, अदरक, अरबी को लेकर आलू, अदरक और अरबी ये सब भोजन संग्रह के तनों का रूपांतरण का ही रूप है। भोजन एकत्रीकरण के कारण आलू के भूमिगत तने के सिरे फूल जाते हैं। इसे स्तब्ध कंद भी कहते हैं। इसी तरह अदरक, अरबी में भी भोजन एकत्रित होता है। ये सभी भूमिगत तनों के रूपांतरण हैं। भूमिगत तनों के फिर दोस्तों पढ़ते हैं तने को सहारा देने के लिए रूपांतरण। मक्का, गन्ना, बरगद, केवड़ा, बांस आदि की जड़ें विशेष रूप से मजबूत तथा मोटी होकर तने को सहारा देती हैं। इन्हें सहारा देने वाली जड़ें कहते हैं। आरोहण के लिए रूपांतरण। सभी कमजोर तने से पतली पतली धागे नुमा संरचनाएं निकल आती हैं। इन्हें प्रतान कहते हैं।